So let's start with magnetic fields ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर हम लोग आ चुके हैं। अब तक वैसे देखा जाए तो हमने इस चैप्टर को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके अपने सारे डिस्कशन को कंटिन्यू रखा। बिल्कुल बिगिनिंग से कि किसी भी कंडक्टिंग वायर्स में या किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, उसमें रिलेटेड लॉज कौन कौन से हैं। सेकंड स्टेज में हमने ये देखा कि जब कोई चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट के उस चार्ज पे फोर्स आ जाए। और तीसरा जो सेक्शन हमने कंटिन्यू किया था इसमें वो था कि व्हेनेवर एनी करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, द कंडक्टर में एक्सपीरियंस अ फोर्स। आज जो हम डिस्कशन करेंगे ये इन सभी बातों को कंक्लूड करते हुए एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग lecture. I'll try to make it interesting rather I may say. मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर हम हमारी फिजिक्स लैब्स में अक्सर गैल्वानोमीटर को यूज करते हैं, उसे हैंडल करते हैं। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में हम गैल्वानोमीटर्स कनेक्ट करते हैं और डिफ्लेक्शंस उसमें चेक करते हैं। खास करके जब हम मीटर ब्रिज से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं या पोटेंशियोमीटर वाले कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वी जस्ट कनेक्ट गैल्वानोमीटर दैट। आपको याद होगा कि अपीयरेंस में हमें ये गैल्वानोमीटर कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं, है ना। लैब के कोर्सेज को याद करिए तो इस तरीके के इसके अपीयरेंसेस होते हैं। ओके वैसे हमारी लैब में ये वाला ज्यादा इस तरीके का गैल्वानोमीटर हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा पुराना मॉडल है, नए जो है आजकल ऐसे आते हैं। बहुत पहले अगर हम देखें, बहुत पहले मतलब जब गैल्वानोमीटर बिल्कुल उसकी इनिशियल स्टेज में था डेवलपमेंट की, तो वो गैल्वानोमीटर कुछ ऐसा दिखाई देता था। बिल्कुल बिगिनिंग में अगर हम कहें तो आप चौंक जाएंगे, ये क्या है, मतलब ये ऐसा कैसा है। कुछ ऐसा दिखाई देता था। ये जो डायल यहाँ पे स्केल है, ये इसकी रीडिंग मार्किंग है। यहाँ रीडिंग लेना है, जैसे कि यहाँ पे है ये या ये, और ये स्टिक या कह लीजिए कि ये पॉइंटर है, ये मूव करेगा। अब हम इतना तो प्रीवियस एक्सपीरियंस रखते हैं कि गैल्वानोमीटर में जब भी हम करंट या कोई वोल्टेज का सोर्स कनेक्ट करते हैं तो उसका निडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है एंड वी गेस कि इसमें कितना करंट या मैग्नीट्यूड कितना करंट या कितना वोल्टेज इसमें आ रहा है। बट इन पर्टिकुलर हम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ करंट या एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज इससे मेजर नहीं कर सकते। इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ डिटेक्टिंग डिवाइस। क्योंकि देखिए गैल्वानोमीटर की स्केल पे ना, यहाँ कहीं भी आप इस स्केल को ध्यान से देखें, यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि एम्पियर्स, या कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है वोल्ट। सो इट्स जस्ट सम डिविजन्स इट इज डिफ्लेक्टिंग। हाँ, ये जरूर होगा कि अगर इसने डिफ्लेक्शन ज्यादा किया तो इसके डिफ्लेक्शन के ज्यादा होने की वजह से हम ये क्लेम जरूर कर सकते हैं कि करंट या वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इसमें ज्यादा आया होगा कंपैरेटिव टू। अगर डिफ्लेक्शन कम होता है पॉइंटर का तो हम ये क्लेम करेंगे कि करंट और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कम है। बट वी कैन नॉट एग्जैक्टली से कि वो मैग्नीट्यूड कितने एम्पियर्स है या कितना वोल्ट है। ओके, सो इट्स अ डिटेक्टिंग डिवाइस रादर अ मेजरिंग। मेजरमेंट नहीं करेगा ये थोड़ा सा डिटेक्शन के बेसिस पर हम इसको यूज करते हैं। अब आज के लेक्चर में हमको दो तीन एस्पेक्ट्स इससे रिलेटेड समझने हैं। सबसे पहले तो ये कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, कैसे बनाया जाता है, इंटरनली इसके अंदर क्या क्या है और हम कैसे इसे वर्क करा सकते हैं। तो वर्किंग भी समझेंगे इसकी, फिर कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और फाइनली इससे रिलेटेड एक डेरिवेशन वगैरह डिराइव करके इसका प्रिंसिपल हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे कि गैल्वानोमीटर एक्चुअली कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है। तो ऐसे जाने से बेहतर कि पहले प्रिंसिपल बताऊं, फिर कंस्ट्रक्शन बताऊं और फिर वर्किंग बताऊं, मैं पहले इसके अंदर की सारी डिटेल्स आपको बता देता हूं कि ये अंदर इनर इनर लेवल पर इसके अंदर क्या क्या है। ये बॉक्स के बाहर जो दिख रहा है वो तो बात की बात है, अंदर क्या क्या है पहले हम लोग इस बात की तहकीक करते हैं, इस बात का एनालिसिस करते हैं। फिर बाद में जो सारी चीजें हम सीख लेंगे
उसको कलेक्टिवली वन बाय वन में आपके सामने रखूंगा कि भाई ये प्रिंसिपल है इसका, ये कंस्ट्रक्शन हो गई इसकी और ये वर्किंग हो गई। तो तैयार है हम सब? यस। यस। अब देखो हाँ, बड़े ध्यान से सुनना, और लेट मी टेल यू दैट कि मैं आपके सामने कोई भी नई बात नहीं रखूंगा, कोई नई बात मैं आपके सामने नहीं रखने वाला हूँ। इट जस्ट गोइंग टू बी all those aspects, all those derivations and all those formulas which we have already covered. So ये एक एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में हम सीख रहे हैं। सपोज बच्चों हमारे पास ना एक कॉइल है, लेट्स इमेजिन कि ऐसी एक कॉइल है हमारे पास, मैं सर्कुलर शेप में इसको इस तरीके से दिखा रहा हूँ। ये कॉइल के कुछ नंबर ऑफ टर्न्स हैं, आ गया समझ में आपके? यस। तो इस कॉइल यस के सर। कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है और ये इसका एक एंड इधर जा रहा है, मान लें एक दूसरा एंड इधर जा रहा है, लाइक ऐसी कॉइल है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो कराते हैं लाइक दिस। ये हमने इसके अंदर मान लीजिए बेटा करंट फ्लो करा दिया। सो इन सारे टर्न्स में ना ये कॉइल करंट फ्लो होता जा रहा है, आई करंट इसके अंदर हम फ्लो कराते हैं। सो इट विल जस्ट बिकम अ करंट कैरिंग कॉइल। अब सोचो बच्चों के इस तरीके की जो करंट कैरिंग कॉइल है, इसके बिल्कुल साइड में कॉइल के पूरे डायमीटर को कवर करते हुए हम मैग्नेट के दो पोल्स रख देते हैं। बिल्कुल एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट है मान लो हमारे पास, और उसके दो पोल्स हमने यहाँ पे रख दिए। अरेंजमेंट क्लियर हो रहा है बच्चों? लेट्स से कि जो रेड वाला पोल है ना, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और ये जो ब्लू वाला पोल है ये साउथ पोल है। तो बच्चों इसकी वजह से क्या होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, जो आप कह सकते हो ऐसा कुछ हद तक ऐसा हॉरिजॉन्टल, ऐसे लेवल पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इसका मैग्नेटिक इंडक्शन हम कह सकते हैं कि बी है। क्लियर? बिकॉज ये सारी लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, ये यहाँ से निकलेंगी एंड दे विल बी जस्ट एंडिंग ऑन द साउथ पोल। तो इस पूरे रीजन में यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। करेक्ट हो गया बेटा? अब इस कॉइल के बारे में जरा सोचो, तो ये कॉइल ना एक करंट कैरिंग कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये करंट कैरिंग कॉइल केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड वाली बात हो गई, बिल्कुल रॉ अरेंजमेंट में आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम सादा सीधा। फिर बाद में इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते जाएंगे टिल वी रीच टू अ सोफिस्टिकेशन एंड मेक अ गैल्वेनोमीटर। तो आई वाज ऑन अ पॉइंट कि ये अब एक कॉइल है, बस सीधी सादी कॉइल है जो अब एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है। कॉइल में करंट चल रहा है। सो करंट कैरिंग कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है, सो इस पे टॉर्क एक्ट होने के चांसेस हैं। आपको याद होगा, हम अगर टॉर्क का फॉर्मूला इन अ वेरी प्रॉपर वे लिखें तो हम लिख सकते हैं एम बी साइन ऑफ थीटा। करेक्ट है? यस। या साइन ऑफ थीटा की बजाय थोड़ा सा मैं फॉर्मूले को अल्टर करके बोल देता हूं साइन ऑफ फाइव। फाइव, ठीक है ना, घबराना नहीं। फाइव इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो फिलहाल मैं फाइव बोल रहा हूं, ताकि कोई टर्मिनोलॉजी में हमको कंफ्यूजन ना हो। तो फिलहाल इस हिसाब से देखो तो ऐसे करंट मैंने दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। और इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हियर वी मे एक्सपेक्ट के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है ये डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ जाता है, राइट? सही जा रहा है? राइट हैंड थंब रूल बेटा, यूं। सो वी आर वेरी हैप्पी दैट के ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक इंडक्शन दोनों आपस में 90 डिग्री पर आ गए। और आप जरूरत पड़ती है तो इस टॉर्क को फिलहाल इस सिचुएशन में तो कम से कम ये लिख सकते हो कि एम बी हो जाएगा, बिकॉज इन दिस सिचुएशन हमारा क्लेम क्या हो रहा है यहाँ पे, फाई का वैल्यू कितना हो गया? 90 हो गया। थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्विक रिस्पॉन्स करें आप, है ना? तो वी आर जस्ट गोइंग टू गेट दिस मच टॉर्क। अब इस टॉर्क की वजह से क्या होगा कि ये कॉइल रोटेट करेगा। आप एम क्रॉस बी देखेंगे ऐसे, ठीक? तो ये कॉइल रोटेट करने लग जाएगा। करेक्ट हो रही है तो बात? यस और नो? यस। तो ये कॉइल का रोटेशन मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ही मेंशन करता हूं, एम बी। एनी हाउ इट इज जस्ट मेकिंग 90 डिग्री इन द बिगिनिंग। तो टॉर्क की वजह से कॉइल यूं रोटेट करने लग जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉइल में
इस कॉइल में हल्का सा एक रोटेशन आ गया और वो रोटेशन अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो फिलहाल वो ऐसा रोटेट करेगा, करेक्ट। Yes. एम क्रॉस बी करेंगे, एक्सिस बाहर आएगा तो यूं रोटेट करेगा वो। एग्री कर रहे हैं इस बात पे बेटा? Hmm. अब हमने क्या किया, यहां एक ऐसी स्केल बना दी, ये स्केल बना दी हमने। फिर हमने बोला ये सेंटर वाला जो मार्क है ये 0 है, फिर यहाँ इसके आजू बाजू में कुछ मार्किंग्स लगाई हमने। अब ये आप जितनी लगाना चाहें, जैसे डिग्रीज आप लेना चाहते हैं वैसे आपने यहाँ पे मार्किंग लगाई अकॉर्डिंगली। जैसे कि ये आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे 10, 20, 30, यहाँ पे कुछ और अरेंजमेंट है, ये भी 10, 20, 30 है। नंबर ऑफ डिविजन अपने हिसाब से मतलब आपने मार्किंग लगा दी। और इस कॉइल के ऊपर आपने किसी तरीके से एक प्रॉपर अरेंजमेंट करते हुए ना एक स्टिक लगा दी, एक स्टिक बोलो या एक पॉइंटर लगा दिया आपने इसके ऊपर। अब सोचो बच्चों, जैसे ही ये कॉइल घूमता है, ये यूं मैं इसको दिखा रहा हूं, ये घूमने वाली एरोज, फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में जो टॉर्क एक्ट हो रहा है उससे सपोज टू बी थिंकिंग एम क्रॉस बी, तो ऐसे घूमेगा, हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। तो जैसे ये घूमता है तो इससे अटैच ये पॉइंटर क्या करेगा, Government. क्या पॉइंटर भी घूम जाएगा और अकॉर्डिंगली ये एक नई पोजीशन ले लेगा, है कि नहीं? ये सुन लो। Yes, sir. तो यहां हमारा माइंड क्लिक करता है, अरे ये क्या हुआ। यहां हमको एक हिंट मिलती है कि जब हमने इस कॉइल में करंट को सेंड किया, करंट इसमें फ्लो कराया, तो ये एक करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड बन गया। और जैसे ही इसके अंदर टॉर्क डेवलप हो गया, इससे एसोसिएटेड जो ये पॉइंटर है, जो स्टिक है यहाँ पे लगी हुई, पॉइंटर ही मान लें इसको, ये रोटेट कर रहा है। मतलब हम कहीं ना कहीं करंट को इसके रोटेशन से जज कर सकते हैं। सही है बेटा बात? Yes. अगर ये पॉइंटर मान लो बहुत ज्यादा ही घूम गया, एकदम 0 से घूम के इधर आ गया मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो इसका सीधा रिलेशन हम इस बात से लगाएंगे कि यहाँ पे करंट ज्यादा गया होगा। Hmm. क्यों? क्योंकि हम इस फॉर्मूले के अंदर देखेंगे तो बेटा ये जो m होता है ना, ये तो n i a और फिर ये b और फिर ये आगे जो भी साइन फाई होगा वो होगा। मतलब सारा खेल अब इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि हमने करंट कितना फ्लो कराया। क्योंकि अगर हम करंट ज्यादा फ्लो कराते हैं तो टॉर्क ज्यादा हो जाएगा, टॉर्क ज्यादा हो गया तो रोटेशन अच्छा खासा तगड़ा मिलेगा। द कॉइल विल बी रोटेटिंग टू फास्ट। गेटिंग इट राइट? Yes. ऐसा नो? तो हमको यहाँ पे एक हिंट मिल गया, हमको यहाँ पे क्लिक मिला, हमको यहाँ पे एक आइडिया हमारे माइंड में आ गया, मान लो कि हम इस तरीके का अरेंजमेंट बना के करंट की प्रेजेंस को चेक कर पा रहे हैं, ज्यादा है या कम है। ओके, उसके प्रेजेंस को हम जज कर पा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और मजेदार बात मैं आपको बताता हूं। समझो हमने करंट जैसे अभी फिलहाल भेजा ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट भेज दिया, मतलब उल्टा कर दिया। यहां से करंट लिया अंदर और फिर ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के बाहर ले आए, तो क्या यही टॉर्क पहले के मुकाबले में रिवर्स हो जाएगा? तो कॉइल अब ऐसे घूमने की बजाय यूं नीचे की तरफ घूमेगी। अगर कॉइल ऐसे यूं नीचे की तरफ घूमती है तो ये पॉइंटर लेफ्ट की बजाय राइट में शिफ्ट हो जाएगा। Hmm. तो हम कुछ हद तक ये भी जज कर पा रहे हैं कि करंट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया, मतलब एक बहुत बड़ी साइंटिफिक इन्वेंशन हो गई कि हमने किसी तरीके से पॉइंटर के मोशन को या कॉइल के टॉर्क को रिलेट कर लिया करंट के साथ। लेकिन इसको प्रैक्टिकल आई में से वर्किंग मॉडल बनाने के लिए कुछ दिक्कतें हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, और बहुत सीरियस लिमिटेशंस है। ये सबसे पहली लिमिटेशन ये है बेटा कि ये कॉइल तो ठीक है, आपने ऐसे कर दिया, ये पॉइंटर घूम गया। अब मान लो अचानक आपने यहां से करंट कट किया, आपने करंट को यहां से कट कर दिया। तो जैसे ही बेटा आपने करंट को कट किया, तो क्या ये पॉइंटर खुद से अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी कि 0 पे वापस आ सकता है? नहीं. नहीं आएगा, क्योंकि कॉइल घूमेगा। अब करंट बंद होने के बाद टॉर्क अचानक से बंद हो जाएगा, टॉर्क बंद हो गया तो कॉइल को वापस कौन लाएगा? वापस लाना पॉसिबल नहीं है। वापस लाने के लिए एक दूसरा टॉर्क अरेंज करना पड़ेगा हमको जो उसको वापस लाएगा। ये सब नो? Yes. तो कॉइल का रोटेशन जिस तरीके से हो रहा है उसको काउंटर करने के लिए, उसको रिवर्स करने के लिए हमको एक दूसरे टॉर्क का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और वो दूसरा टॉर्क हम कैसे अरेंज करेंगे? तो उस दूसरे टॉर्क को अरेंज करने के लिए हम स्प्रिंग्स का इस्तेमाल करेंगे। स्प्रिंग्स,
ठीक है, तो हम इस कॉइल के साथ ना एक और चीज अटैच कर देंगे, जैसे यहां बना रहा हूं मैं, ऐसी सर्कुलर स्प्रिंग्स हम अटैच करेंगे। ये सर्कुलर स्प्रिंग है, आगे भी पीछे भी सर्कुलर स्प्रिंग्स। पता है वो बच्चों के खिलौने खिलौने की गाड़ियों में आती हैं, जब हम ऐसे चाबी देते हैं तो ऐसी स्प्रिंग होती है उसके अंदर, देखा होगा कभी बचपन में आप, यस। स्प्रिंग टाइट होती रहती है, फिर उसको छोड़ दें तो वो स्प्रिंग खुल के वो हमारी गाड़ी चलती है आगे। कुछ याद आ रहा है जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ उसके बिना पे? यस सर। तो बच्चों जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट होगा ना, तो ये स्प्रिंग ऐसे टाइट होती जाएगी, टाइट होती जाएगी। अब आपने करंट बंद कर दिया, तो इस स्प्रिंग के अंदर जो अब एनर्जी आपने भरी है, उसको ऐसे टाइट करके वो स्प्रिंग वापस से लूज होगी और सीधा कॉइल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लाएगी। तो पहला प्रॉब्लम तो हल कर दिया आपने। आ रहा है समझ में? यस। थोड़ा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करें बच्चों, क्लियर हुई बात? मतलब ये आइडिया तो सबको क्लिक हो गया होगा कि हाँ यार, कहीं ना कहीं करंट और कॉइल का रोटेशन रिलेट कर रहा है। तो करंट को हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि किसी गिवन सर्किट में करंट ज्यादा है या कम है एंड सो ऑन, उसका थोड़ा बहुत एक अंदाजा ले सकते हैं हम कि पॉइंटर कितना घूमा, और पॉइंटर का घूमना कॉइल के टॉर्क से रिलेट हो रहा है। और ये तो एक कॉमन सा फेनोमेना है कि करंट कैरिंग कॉइल केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क फॉर प्रॉपर एंगल्स। सो ये चीज क्लियरिफाई हो गई। हमारी गाड़ी प्रैक्टिकली इस चीज को इंप्लीमेंट करने में कहां रुक रही थी कि भाई कॉइल घूमेगा बराबर है, लेकिन अगर करंट कम करेंगे तो वापस कौन लाएगा? तो हमने क्या अरेंजमेंट किया? स्प्रिंग। स्प्रिंग अरेंज की। अब देखो होना क्या चाहिए कि स्प्रिंग में एक टॉर्क आना चाहिए, स्प्रिंग के अंदर भी एक टॉर्क आना चाहिए। जो स्प्रिंग हमने करेक्ट करे ना, उसमें एक टॉर्क आना चाहिए जिसको हम यूजुअली कॉल करते हैं टॉर्क काउंटर बैलेंस करने वाला टॉर्क, टॉर्क सी। काउंटर करने वाला, बैलेंस करने वाला, वापस लेके आने वाला। मेनी बुक्स में तो इसको रिस्टोरिंग टॉर्क भी बोला जाता है, टाउ आर ऐसे भी लिखते हैं। तो जरा सोचो कि जितने टॉर्क से इस कॉइल को पहले घुमाया गया था, क्या ये काउंटर बैलेंस करने वाला टॉर्क भी उतना ही आना चाहिए, क्योंकि तुमको बराबर जीरो पे ही वापस आना है। मान लो अगर काउंटर बैलेंस करने वाला टॉर्क एक्चुअल कॉइल के टॉर्क से थोड़ा कम पड़ गया, तो पॉइंटर जितने एंगल से घुमा था क्या उतने एंगल पे वापस आ पाएगा? नहीं। नहीं। तो थोड़ा बहुत पीछे रह जाएगा। थोड़ा टॉर्क ये काउंटर करने वाला ज्यादा हो गया तो पॉइंटर घूम के दूसरी तरफ चला जाएगा। तो हमको ऐसा आगे पीछे नहीं चाहिए, हमको एग्जैक्ट अप टू डेट काम चाहिए कि जैसे ही हमने करंट कट किया बराबर हम जीरो पे ही आए, ना तो जीरो के घूम के दूसरी तरफ जाएं और ना ही जीरो से पहले ही रुक जाएं हम। मतलब जब कभी भी हम इस तरीके का अरेंजमेंट को डिजाइन करेंगे तो हमको इस बात का ख्याल रखना होगा कि स्प्रिंग वाला टॉर्क कॉइल के रोटेशन वाले टॉर्क के इक्वल हो। करेक्ट है बच्चों? यस। परफेक्टली ओके है। अब दूसरा प्रॉब्लम, मान लेते हैं कि जीरो पे हमारा पॉइंटर था और मैंने 1 एम्पियर का करंट इसके अंदर भेजा, जस्ट इमेजिन करो। तो बेटा ये 10 डिग्री पे चला गया फॉर एग्जांपल ना। तो सोचो कि जब मैं इसमें 2 एम्पियर का करंट भेजूंगा तो ये कितने डिग्री पे जाना चाहिए, कितने डिवीजन पे जाना चाहिए? 1 एम्पियर का करंट उसको अगर 10 डिग्री से घुमा रहा है तो 2 एम्पियर का करंट कितने डिग्री से घुमाना चाहिए? कोई बहुत बड़ा सवाल पूछा मैंने। 1 एम्पियर का करंट अगर पॉइंटर को 10 डिग्री से घुमा रहा है तो 2 एम्पियर का करंट कितने डिग्री से घुमाना चाहिए? 20। 20। मुझे लगा मैंने बहुत रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन पूछ लिया। एनी हाउ, तो 20 डिग्री एक्सपेक्टेड है, लेकिन यहां एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम आएगा। मतलब हमारा इंटेंशन क्या है कि लीनियर स्केल बने, लीनियर स्केल। इफ यू आर गेटिंग 1 एम्पियर 10, देन 2 एम्पियर 20, देन 3 एम्पियर 30, ऐसा ईमानदारी हो इसमें यू में से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला 1 एम्पियर तो 10 डिग्री से घुमा रहा है, लेकिन दूसरा 1 एम्पियर जो है वो उसको खाली 5 डिग्री से घुमा के 15 तक लेके जा रहा है, और तीसरा 1 एम्पियर तो खाली यू में से 3 डिग्री ही घुमा रहा है और वो 18 पे ही जाके रुक रहा है। मतलब फिर नाइंसाफी हो गई ना। तो पहला 1 एम्पियर तो 10 तक घुमा रहा है और दूसरा तो खाली 5 घुमा रहा है और तीसरा तो खाली 2 घुमा रहा है और चौथा तो खाली 1 घुमा रहा है। ऐसी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। If first 1 ampere is rotating it to 10 degrees, then the last 1 ampere, whatever you want to measure, whatever you want to detect, should also rotate a 10 degree rotation. लेकिन इसमें एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम आएगा। वो सीरियस प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे बेटा ये कॉइल रोटेट होगा ना,
उसका ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एंगल चेंज होगा। समझ रही कि नहीं? yes, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो आपको दिख रहा है ना, उसका एंगल चेंज हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बोलो कुछ तो। yes, और अगर वो एंगल चेंज हो गया तो रोटेटिंग टॉर्क में यहां पे गड़बड़ हो गई, फाई चेंज हो गया तो रोटेटिंग टॉर्क ही चेंज हो जाएगा, तो आपको एक जैसा टॉर्क नहीं मिलेगा। सीरियसनेस समझ में आया प्रॉब्लम का? इट्स वेरी सीरियस। ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो फिर डिवाइस उसके प्रैक्टिकल फॉर्म में हमको कभी दिखता ही नहीं। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ आपको? yes, यस, तो दो मेजर प्रॉब्लम आ रहे थे। एक, पॉइंटर को वापस लाना, तो उसके लिए हमने स्प्रिंग का इस्तेमाल किया, और खास इस तरीके की शर्त लगाई यहाँ पे कि स्प्रिंग का टॉर्क कॉइल के घूमने वाले टॉर्क के बराबर होना चाहिए, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, ताकि हम बराबर जीरो पे आ जाएं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। दूसरा सीरियस इशू हमारे सामने क्या आ रहा है कि टॉर्क जो डेवलप होगा वो इक्वल लेवल पर एक जैसा टॉर्क डेवलप नहीं हो रहा है अगर मैं कॉइल को इसी तरीके के अरेंजमेंट में रखूं। गेटिंग इट? तो करें क्या, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें? मैं फिर एक बार आपसे पूछता हूं, क्या आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं लीनियर स्केल से रिलेटेड? yes, Yes, sir. No, sir. नहीं आया? देखो, हो ये रहा है कि हम ये कहते हैं कि जब इसमें 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, सॉरी 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो हम ये कहते हैं कि पॉइंटर घूम के 10 पे आ गया। लेकिन जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट होगा ना बेटा, ये कॉइल, तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन चेंज होगा ना। ये बात दिमाग में आ रही है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो एज पर राइट हैंड थंब रूल, अब कॉइल टेढ़ा हो गया तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी टेढ़ा हो जाएगा उसका। Yes. उसकी वजह से ये एंगल चेंज हो गया, ये फाई एंगल टॉर्क का, जो कि एम और बी के बीच में है। करेक्ट? Yes, sir. तो टॉर्क भी चेंज हो जाएगा। तो पहले जितना टॉर्क एक्ट हो रहा था, बाद में उतना टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है उस पर। ठीक? Yes. फिर अगर पहले और बाद में एक्ट होने वाले टॉर्क्स में अगर फर्क है, तो रोटेशन लीनियर कहां हुआ? रोटेशन लीनियर नहीं होगा। Hmm. तो फिर आपको पहले पहले तो ज्यादा डिग्रीज का टर्न मिल जाएगा, पॉइंटर ज्यादा घूमेगा, बाद बाद में वो पॉइंटर कम घूमना शुरू करेगा। तो स्केल लीनियर नहीं हुई ना, स्केल एक जैसी नहीं हुई ना। If I am saying that 1 ampere is making the pointer to move on 10, then 2 ampere should make it move on 20. But this is not possible. नहीं होगा, इस हालत में तो नहीं होगा। तो क्वेश्चन है कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कैसे करें? तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम यहाँ पे दो इसके कंस्ट्रक्शनल चेंजेस करेंगे, दो मेजर कंस्ट्रक्शनल चेंजेस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि इस कॉइल को ऐसे खुले में नहीं रखेंगे हम, लाइक इसका शेप चाहे जैसा भी हो, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर व्हाटएवर इट इज, लेकिन हम उसको ऐसा ओपन खुले में नहीं रखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम एक आयन सिलेंडर लेंगे। ये ऐसा आयन सिलेंडर, ध्यान से सुनना बात को, ये ऐसा आयन सिलेंडर लेंगे और इस कॉइल को इस आयन सिलेंडर के ऊपर ऐसे वाउंड करेंगे। समझ आ रही है बेटा बात? विल वाइंड दिस कॉइल लाइक दिस। क्लियर है बच्चा? ऐसे। अब दूसरा जो चेंज हम करेंगे वो क्या करेंगे कि जो मैग्नेट के पोल पीसेस हैं, ये बिल्कुल जो फ्लैट दिख रहे हैं हमको मैग्नेट के पोल पीसेस, इनको फ्लैट नहीं रखेंगे, बल्कि इनको हम यूं कर्व बनाएंगे। इसे कहते हैं हॉर्सशू मैग्नेट्स। ऐसे हम इनको कर्व बनाएंगे। ये दो चेंजेस हमने मेजर लेवल पे यहां पे किए कंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ऐसे ये कर्व पोल पीसेस हमने बनाए। अब ये जो सिलेंडर है, जो आयन का सिलेंडर है, आयन का हमने खास इसलिए इस्तेमाल किया ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ और ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहां डेवलप करा पाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा टॉर्क दे सकता है और हमारा फायदा होगा उससे। थोड़ा भी करंट गया तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर ये सिलेंडर उठाएं और सिलेंडर उठा करके इस पोल पीसेस के बीच में आप रख दें। ये यूं रख दें आप। अब आप बोलेंगे ये कौन सा सिलेंडर है, ऐसे कैसे रखा? कैसे रखा आप इमेजिन करो।
ये सिलेंडर था, ऐसा यूं उठा के यूं घुसा के रख दिया अंदर बीच में। तो ये जरा वीडियो में देखें, ये ऐसे पोल पीसेस हो गए, मैग्नेट के पोल पीसेस हो गए, दिख रहा है आपको वीडियो में? Yes. और सिलेंडर ऐसा बीच में अंदर घुसा के रख दिया है, ये सिलेंडर यूं अंदर घुसा के रख दिया। तो आपको उसका खाली क्रॉस सेक्शन दिख रहा है साइड से, क्लियर है? Yes. और ये जो कॉइल है ना वो उसके ऊपर बाउंड किया गया है, ये लाइक दिस। ये कॉइल के कुछ टर्न्स मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब कई सारे बच्चे परेशान होते हैं, कहाँ है भाई कॉइल, तो नहीं दिख रहा। ये सारी चीज ऐसी है, ये दिखने में ऐसा दिखेगा। और ऑफ कोर्स इस सिलेंडर के ऊपर हम हमेशा की तरह जैसे पॉइंटर लगा सकते हैं, वैसे हमने ये पॉइंटर लगा दिया, ठीक है। और फिर आगे हमने यहाँ पे एक स्केल बनाई। अब ये जो कंस्ट्रक्शनल चेंज हमने किया, इससे क्या फर्क पड़ेगा, आइए देखते हैं, समझते हैं जरा बात को। सबसे पहले तो ये बच्चों के हॉर्सशू मैग्नेट बनाने की वजह से क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे सीधे लाइंस बना रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिन और एंडिंग परपेंडिकुलर होनी चाहिए ना, वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे इंक्लाइंड लाइंस बनाएगा यूं। समझ रहे बेटा बात? यूं इंक्लाइंड लाइंस बनाएगा, ठीक है। ऐसा नो, इनफैक्ट इसके अंदर से भी मैं अगर दिखाना चाहूं तो यूं यूं ऐसे ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 जाता रहेगा, ये यूं यूं ऐसे ऐसे जाता रहेगा लाइक दिस। मतलब पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रेट होके किसके ऊपर आ गया? Cylinder. सिलेंडर पे आया। सिलेंडर पे बोलने से ज्यादा बेहतर क्या बोलो, कॉइल पे आया। हमको सिलेंडर का कोई यूज नहीं है, मेन हमारा रोटेशन कॉइल कराने वाला है। अब जब ये कॉइल घूमेगा ना, तो ये किसी भी पोजीशन में जाए, किसी भी पोजीशन में, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कॉन्सेंट्रेट हो गया है, तो कॉइल का जो पोजीशन है, कॉइल के ऊपर जो जो करंट की वजह से जो डाइपोल मोमेंट डेवलप होने वाला है, वो हर बार मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर ही रहेगा। अगर ये कॉइल टेढ़ा भी हुआ मान लो, तो यहां पर तुमको एक ऐसी टेढ़ी लाइन दिखेगी जिसके साथ ये परपेंडिकुलर बन रहा है। तो हर बार फॉर एवरी इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करंट की वजह से, समझ पा रहे हो बेटा? कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल मोमेंट करंट की वजह से, समझ पा रहे हो? जल्दी रिस्पॉन्स करें यार। Yes, sir. प्लीज रिस्पॉन्स इट वेरी क्विकली। मैं बड़े अच्छे तरीके से सारी चीजें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब ये घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चूंकि ऐसे अंदर की तरफ दब चुका है, कॉन्सेंट्रेट हो चुका है, तो कॉइल किसी भी ओरिएंटेशन में चला जाए, डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आपस में परपेंडिकुलर ही हो जाएंगे। समझ आई बात? तो ये जो हमारे सामने प्रॉब्लम आ रहा था कि अगर कॉइल घूम गया तो डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड अब परपेंडिकुलर नहीं रहेंगे और टॉर्क चेंज हो जाएगा, और टॉर्क चेंज होने से वो एक जैसा नहीं घूम पाएंगे, वो प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो गया। अब ये एक जैसा घूमेगा, क्योंकि अगर थोड़ा घूमा भी तो जो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड उसको टच कर रहा है कॉइल को, वो हमेशा उसको परपेंडिकुलर ही टच करेगा, ठीक है। सो हमारी जो स्केल है वो लीनियर बन जाएगी, क्योंकि इस पोजीशन में डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। डाइपोल मोमेंट मतलब ये एम, राइट हैंड थंब रूल, वो परपेंडिकुलर हो गए। थोड़ा ये इंक्लाइन हुआ तो भी परपेंडिकुलर हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा घूम के कर्व लेवल पे आ रहा है, कॉन्सेंट्रेट होके सेंटर पे गिर रहा है। So for every orientation of the coil, for every position of the coil during rotation, we will find कि ये magnetic field उस coil के dipole moment के साथ perpendicular ही होगा, and we may get equal torque at every possible angle, every possible rotation of this pointer. तो अब अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने 1 एम्पियर करंट भेजा, तो ये 10 डिग्री घूम रहा है, तो अगले 1 एम्पियर में भी कितना जाएगा? 10 डिग्री ही जाएगा। और ये सॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जस्ट सोचो आप, पहला 10 1 एम्पियर के लिए है और अगले 1 एम्पियर के लिए सिर्फ 5 है, तब तो इंस्ट्रूमेंट में खतरनाक एरर हो गया ना। तो उसको हमने ऐसे सॉल्व किया। यहाँ दो काम किए हमने, सबसे पहले सिलेंडर का इस्तेमाल किया और उसके बाद हमने मैग्नेट के पोल पीसेस को स्ट्रेट न रखते हुए यूं कर्व कर दिया। इन कर्व मैग्नेटिक पोल पीसेस का नाम होता है हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट, जैसे कि हॉर्स के शूज होते हैं ना, वो घोड़े वाली नाल, वैसे
गेटिंग इट? और ऑफ कोर्स इस सिलेंडर के बाहर फिर हम ऐसे स्प्रिंग अरेंज कर देंगे जैसे हमने हमेशा किया था। ये स्प्रिंग अरेंज इधर और उधर ऐसी स्प्रिंग अरेंज कर देंगे, वो सिलेंडर को वापस लाने का काम करेगी। और ऑफ कोर्स स्प्रिंग में डेवलप होने वाला जो काउंटर टॉर्क है वो कॉइल के रोटेशन वाले टॉर्क के बराबर होगा। एंड वी गॉट एवरीथिंग सेट। अब हम ये पूरा सेट हो गया। अब इसको कमर्शियली आप बनाओ, मार्केट में बेचो, प्रॉफिट कमाओ। गेटिंग इट? तो ओवरऑल लेवल पे अब जो गैल्वेनोमीटर का इंटरनल स्ट्रक्चर हमको दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये वही सारी बातें हैं जो मैंने अभी आपको समझाई, ध्यान से देखो, वही सारी बातें हैं। ये बीच वाला सिलेंडर है, ये साइड में कॉइल्स लगाए हुए पूरे, ये स्प्रिंग्स लगा दिए हैं, इधर भी स्प्रिंग्स लगा दिए हैं, और ये एक एक्सिस दे दिया इन्होंने इसको, ये पॉइंटर लगाया है, ये कॉइल घूमेगा अकॉर्डिंगली। वो सारा अरेंजमेंट जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो सब कुछ यहाँ पे फिट बैठता है। अब कहीं हम जाके ये कह सकते हैं बेटा, ये हम कह सकते हैं कि करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर। हम ये कह सकते हैं, जितना करंट भेजोगे उतना थीटा मिलेगा। इस हालत में हम बोल सकते हैं क्या? नहीं। नहीं बोल सकते, क्योंकि पहले पहले ज्यादा मिलता है, बाद बाद में कम मिलता है। तो इस हालत में तो हम बोल ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम ये सब अरेंजमेंट कर दें, सिलेंडर विलेंडर लगा दें, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाएं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब समझ रहे हो? ये हॉर्स शू मैग्नेट ऐसे रेडियल, मतलब सब कुछ सेंटर में जाके गिरेगा। तो वी मे गेट द करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर। जितने डिग्रीज से पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो रहा है उस हिसाब से उसका करंट आइडेंटिफाई किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि ज्यादा या कम है अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये सारा अरेंजमेंट यहाँ पे कंफर्म होता है। एक और इसकी डायग्राम देख लो जस्ट फॉर रेफरेंस, वही सारी बातें जो मैंने अभी अभी आपको बताई, वही सब कुछ है। गेटिंग इट राइट? यस। तो इसके कंस्ट्रक्शन में अब हमको क्या क्या चाहिए? बड़ी सिंपल सी चीज। सबसे पहले हमको हॉर्सशू मैग्नेट्स चाहिए, फ्लैट मैग्नेट्स नहीं चाहिए, फ्लैट पोल पीसेस हमको नहीं चाहिए। वी नीड हॉर्सशू मैग्नेट्स। हॉर्सशू मैग्नेट्स का एडवांटेज क्या है? सबसे पहले तो ये कि फील्ड पूरा रेडियली कॉइल के ऊपर गिरेगा, और कॉइल की किसी भी इंक्लिनेशन के लिए फील्ड उसके साथ, उसके डाइपोल मोमेंट के साथ परपेंडिकुलर निकलेगा। एंड वी मे गेट अ यूनिफॉर्म टॉर्क फॉर ऑल ओरिएंटेशंस ऑफ द कॉइल ड्यूरिंग इट्स रोटेशन। तो हमको हॉर्सशू मैग्नेट चाहिए। दूसरा, हमको एक कॉइल चाहिए, कॉपर या किसी एल्यूमिनियम या किसी अच्छे मटेरियल से बनी हुई, जिसके अंदर हम करंट फ्लो कराएं। और हमको एक कोर, आयरन कोर यानी कि ये सिलेंडर चाहिए, जिसके ऊपर हम ये कॉइल ऐसे वाउंड करें और ऐसे हॉर्सशू मैग्नेट के अंदर बीच में माउंट कर दें उसे। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए? तो रीस्टोरिंग स्प्रिंग्स चाहिए हमको, रीस्टोरिंग स्प्रिंग्स। समझे बेटा? ओके। Yes. बस उसके बाद करंट फ्लो करा दो, पॉइंटर को घूमता हुआ देखो और जज करो कितना करंट है, ज्यादा है कम है अकॉर्डिंगली। अब इसमें दो तरीके के सेटअप्स बनाए जाते हैं गैल्वेनोमीटर के, मूविंग कॉइल, इसीलिए इसका नाम मूविंग कॉइल है, मूविंग कॉइल, क्योंकि ये कॉइल ही घूम रहा है ना बेसिकली, देखा जाए तो यहाँ पे। समझ रहे ना बेटा? कॉइल ही मूव कर रहा है ना रीडिंग्स बनाने के लिए। दैट्स व्हाई वी लेबल इट एज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आई वाज ऑन अ पॉइंट कि इसमें हम दो तरीके के अरेंजमेंट करते हैं। एक जो अरेंजमेंट है जिसे मैंने अभी अभी शायद आपको बताया, इसे हम कहते हैं पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर। क्या नाम देंगे इसको? पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर। ये ऐसा पाइवोटेड टाइप, मतलब यही जो मैं अभी आपको बता रहा था, ऐसे कॉइल को पाइवोट करना, बैलेंस करना। पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर, बीच में रखा, बैलेंस किया, कॉइल घूम रहा है, उसके ऊपर लगा हुआ पॉइंटर घूम रहा है, रीडिंग आ रही है। एक और भी होता है इसका टाइप कंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हम कहते हैं सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर। क्या है भाई ये सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर? लेट मी पुट अप अ डायग्राम फॉर इट, तो आप इसे फौरन समझ जाएंगे। ये सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर, ध्यान से देखना है इसको। इसमें क्या है मामला? तो इसमें वही सारा कुछ है, ये अरेंजमेंट है, ये कॉइल है, ये बस दिखाने का तरीका है। ये कॉइल है, ये बीच में कोर लगाया हुआ आपने, मतलब ये वाला ही सिलेंडर है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये पोल पीसेस है वैसे ही जैसे पहले थे, लेकिन इसको ऐसा
पाइवोट नहीं किया, नीचे से टेका देके नहीं रखा इसको। पाइवोट करना मतलब ऐसे नीचे से टेका देके रखना, बल्कि इसको ऐसा हैंग किया है, दिख रहा है, ये ऐसा हैंग किया है यहां से, और नीचे स्प्रिंग स्प्रिंग वो सब अरेंजमेंट यहाँ पे लगाया है ऑलरेडी सब कुछ। तो ये कॉइल ऐसे घूमेगा। फिर इस पे मिरर वाला अरेंजमेंट होता है, अब हम उसके और ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। इस पे मिरर वाली स्केल होती है एक तरीके से, बस प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो ये कॉइल घूमेगा और हमको ऊपर कुछ पॉसिबिलिटी ऑफ रीडिंग लेने का मौका मिलेगा। अब ये मिरर वाले अरेंजमेंट पे मैं नहीं जाता हूं। ये वाला जो अरेंजमेंट है गैल्वेनोमीटर का, ये क्या कहलाएगा, कौन से टाइप का, ये सस्पेंडेड टाइप, कॉइल को लटका के रखना है, ऐसा सस्पेंड कर दिया, उसको लटका दिया हमने ऐसा, और ऐसे टेका देके रखा है कॉइल को, तो दूसरा वाला क्या बोला जाएगा अरेंजमेंट, पाइवोटेड। पाइवोटेड टाइप। ऐसे दो अरेंजमेंट है, वर्किंग प्रिंसिपल दोनों के लिए सेम है। आपने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया यहाँ पे हॉर्सशू मैग्नेट और ये सब वो सब लगा के कि करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर। ये वर्किंग अरेंजमेंट कॉमन है दोनों के लिए। अब आओ इस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। इक्वेशंस जरा ठीक ठाक तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं और पूरा डेरिवेशन प्रूफ करते हैं और यहां तक पहुंचते हैं, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, थीटा तक पहुंचते हैं। कैसे आएगा, ध्यान से सुनना आप मेरी बात। सबसे पहले तो मैं एक कॉइल ले लेता हूं यहाँ पे समझाने के लिए। ये डायग्राम में बना रहा हूं, ऐसी स्कीम नहीं बना रहा हूं, इसकी स्कीम तो ऐसी रहेगी बेटा, स्कीम ऐसी रहेगी जो मैंने अभी आपको यहाँ समझाई पूरी, ये स्कीम है इसकी, ये ऐसी रेफरेंस डायग्राम बना रहे हैं। चलिए इसमें हम मानते हैं कि कॉइल में करंट ऐसे जा रहा है, आई, ये यूं करंट चलेगा लाइक दिस। हो सकता है आप इसकी लेंथ एल बता दें दोनों साइड से ऐसे अकॉर्डिंगली, ठीक है। और इस गिवन सिस्टम में आपसे ये कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। समझाने के लिए बता रहे हैं, डरे नहीं। यहाँ पे आप बोलेंगे सर अभी तो ऐसे आपने रेडियल बताया था, बट ये एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखिए करंट कैरिंग कॉइल केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। ऑफ कोर्स हमको यहाँ साफ साफ समझ में आ जाता है कि जिस हिसाब से मैंने करंट दिया है, डाइपोल मोमेंट अंदर जाएगा, एम अंदर जाएगा ना, यस। और मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो परपेंडिकुलर हो गया तो टॉर्क फौरन ही आ जाता है। पर थोड़ा सा जैसा हमारी टेक्स्ट बुक में दिया है वैसा एक छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग करते हैं। आए हम लोग फोर्स के मेथड से करेंगे, फोर्स का मेथड लगाते हैं और फोर्स के मेथड से इन सारी बातों को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे ये बताओ कि ये वाली वायर पे कुछ फोर्स आएगा क्या? नहीं। नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए जब हम फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं तो वो जाती है आई बी एल साइन ऑफ जो भी इसके बीच में फाई एंगल बन रहा है। मैं थीटा इसलिए नहीं लिख रहा हूं बेटा, थीटा में कंफ्यूजन बढ़ जाएगा आपको कि हम ये जो घूमने वाला एंगल है इसको थीटा बोल रहे हैं, इसलिए मैं वहां पे थीटा लिखना अवॉइड कर रहा हूं। तो कोई भी एक एंगल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लेंथ और ये पैरेलल निकल रहे हैं, तो साइन 0 हो जाएगा, मतलब इस सेगमेंट पे कोई फोर्स नहीं आएगा। अच्छा ये वाले सेगमेंट पे आएगा क्या फोर्स? नहीं। नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एंगल 180 हो जाता है। अच्छा अब ये जो वर्टिकल सेगमेंट है इस पे फोर्स आएगा क्या? यस। कौन सी डायरेक्शन में आएगा, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? हिंट तो दे दिया मैंने आपको, अंदर। अंदर की तरफ आएगा। दैट वी विल बी फाइंडिंग आउट बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो बी करंट ऊपर, थंब अंदर की तरफ जाएगा, तो आप कह सकते हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स आया अंदर की तरफ। और डेफिनेटली बेटा इस फोर्स को अगर हम बाई मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आई बी एल, अगर ये साइड लेंथ एल है तो। और चलो मान लेते हैं कि ये वाली साइड लेंथ बी है। अच्छा इस सेगमेंट में फोर्स आएगा क्या? यस। आएगा। कौन सी डायरेक्शन में आएगा? बाहर। बाहर की तरफ आएगा। ये भी हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से बिल्कुल चुटकियों में समझ सकते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप ठीक से लगाएं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट नीचे जा रहा है, थंब ऐसे बाहर आएगा। सो ये बाहर आया। अब जरा इस कॉइल के बारे में अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाओ, सोचो कि ऐसा कॉइल है, इसके एक साइड तो अंदर वाला फोर्स बन रहा है और दूसरे साइड बाहर वाला फोर्स बन रहा है। तो ये कॉइल चुपचाप बैठ पाएगा क्या? एक तरफ अंदर ढकेल रहे हो, दूसरी तरफ से बाहर लेके आ रहे हो, तो क्या ये कॉइल ऐसे घूम जाएगा? यस। घूम जाएगा ये। तो वही इस पर टॉर्क एक्ट हो रहा है। वैसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे, बट मैं टेक्स्ट बुक का मेथड फॉलो करते हुए जा रहा हूं क्योंकि हमको वहां फोर्स के तरीके से समझाया गया है।
तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस which are separated by a distance of b and they are causing rotation, तो टॉर्क आ जाएगा। बाय फॉर्मूला टॉर्क होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो बच्चों ये टॉर्क कितना हुआ, आई बी एल इनटू स्मॉल बी। ध्यान से देखो, सही किया मैंने, Yes. ठीक है। अच्छा, एल इंटू बी क्या होगा बेटा, Area. एरिया। तो क्या ऐसे ऐसे लिखा जाए, आई ए बी। अगर हम ये क्लेम करने लग गए कि एन नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल में, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है कॉइल में, अगर हम ये बाद में क्लेम करने लग गए तो क्या यही टॉर्क ऐसा हो जाएगा, एन आई ए बी, करेक्ट है? Yes. ओके, वो तो डायरेक्ट भी बोला जा सकता था एम क्रॉस बी, एम इज एन आई ए, एक सेकंड में खत्म हो जाता था, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर देखा जाए तो, याद है? ऐसे बोल सकते हैं ना हम लोग। देखो इधर एम बी 90 डिग्री पे चल रहा है, एम का वैल्यू क्या है ना, NI. एन आई ए और आगे का बी। लेकिन इतनी जल्दी कहानी खत्म भी तो मजा नहीं आएगा, तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा है बोर्ड्स के लिए, अपने बोर्ड्स में, बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में पूछते हैं। एनीवेज, तो बहरहाल ये कॉइल घूमी, अब ये कॉइल घूमी तो इस पे लगा हुआ पॉइंटर घूम जाएगा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन आपको वापस लाना है। वापस लाने के लिए आपने क्या किया था, यहाँ पे याद आ रहा है कुछ? Spring. स्प्रिंग लगाई थी, काउंटर बैलेंस करने वाली स्प्रिंग, रिस्टोर करने वाली स्प्रिंग, जो कॉइल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लाने की फुल एफर्ट्स लेगी। तो उसमें भी एक टॉर्क आएगा, क्योंकि टॉर्क को बैलेंस करने के लिए टॉर्क चाहिए बेटा। वो जो टॉर्क है वो लिखा जाएगा C इंटू थीटा। यहां मेन बात है, C जो है उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं उसको। जैसे होता है ना स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट, किसी भी स्प्रिंग के लिए फोर्स कांस्टेंट हमने पढ़े ऑसिलेशन में, K नाम का टर्म होता है। Yes. वैसे स्प्रिंग जब घुमाने वाली हालत की होती है, घूमने वाली स्प्रिंग होती है ना, जो ऐसा रोटेटिंग, उसका कांस्टेंट कहलाता है टॉर्शनल कांस्टेंट। C क्या कहलाएगा, टॉर्शनल कांस्टेंट। तो स्प्रिंग के अंदर आने वाला जो टॉर्क है उसका फॉर्मूला बनेगा सी थीटा, बिल्कुल वैसा जैसे के एक्स, फोर्स इज इक्वल टू के एक्स स्प्रिंग के लिए, याद है? Yes, sir. भाई मेरे, अगर स्प्रिंग लेते हैं तो उसके लिए ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, के एक्स, कैसा लो, तो के की जगह आ गया सी, एक्स की जगह आ गया थीटा, फोर्स की जगह आ गया टॉर्क। ये वही तरीका है लिखने का। अब तुमको अगर ये सेटअप बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करना है, सब कुछ बढ़िया बनाना है, एवरीथिंग वर्किंग फाइन बनाना है, तो ये स्प्रिंग वाला वापस लाने वाला टॉर्क और कॉइल के घूमने वाला टॉर्क कैसा होना चाहिए, Equal. इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो तुम्हारा सेटअप बेकार हो जाएगा, एरर आ जाएगा उसमें, कैलिब्रेशन एरर हो गया। तो हमको आइडियली जो है ना इन दोनों को इक्वल करना है। ठीक हो रही है बात? यहां क्या लिखना है, एन आई ए बी इक्वल, दूसरी तरफ क्या लिखना है, सी C थीटा। theta. आई क्या हुआ, सी डिवाइडेड बाय एन ए बी इंटू थीटा। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो बेटा, इस इक्वेशन को अगर हम केयरफुली देखेंगे तो C तो स्प्रिंग का टॉर्शनल कांस्टेंट है, चाहे वो स्प्रिंग ऐसे हेलाइकल यहां नीचे लगाई गई हो या बाकायदा ऐसे सर्कुलर वाली पैटर्न में लगाई गई हो, व्हाटएवर यू से, ये तो कांस्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल ये भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द कॉइल ये भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल ये भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड जो हॉर्स शू मैग्नेट की वजह से लग रहा है ये भी कांस्टेंट है। मतलब ये सारे कांस्टेंट अगर हटा दिए जाते हैं तो क्या हम एंड पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, yes or no? That makes the working principle of moving coil galvanometer. The current in the galvanometer is directly proportional to the deflection of the pointer. गैल्वानोमीटर में जाने वाला करंट इस पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हमने कितना कितना जुगाड़ लगाया, आई समझ में बात? वापस लाने की कोशिश की,
टॉर्क इक्वल होना चाहिए, स्केल लीनियर होनी चाहिए, एक जैसे डिफ्लेक्शन हर जगह मिलने चाहिए, उसके लिए सिलेंडर विलेंडर लगा दिया, मैग्नेट को हॉर्स शू तरीके से बना दिया एंड एवरीथिंग। तब जाके हम फाइनली इस स्टेज पर पहुंचे जहां पर हम ये कहते हैं कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ओके, Yes. दैट मेक्स इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। ये हो गया इसका वर्किंग प्रिंसिपल। ये कंक्लूडिंग पॉइंट में यहाँ पे पुट अप कर रहा हूं। Current flowing through MCG moving coil galvanometer is directly proportional to the angle of deflection of the coil। coil कितना घूमी, coil घूमने का मतलब है पॉइंटर घूमा। बात समझ आ रही है? Hmm. अकॉर्डिंगली अब ये जो अरेंजमेंट हमने बनाया, अब ये मार्केट में बेचने के लायक हो गया। बनाए आप इसके ऐसे मॉडल्स लैब्स में, प्रोडक्शन हाउसेस में, इधर उधर फैक्ट्रीज में, टेक्निकल काम करने वाले लोगों के पास, इलेक्ट्रिशियंस के पास इसके सोफिस्टिकेटेड मॉडल मौजूद रहते हैं। तो ये अंदर से ऐसे दिखता है। अब समझ आया अंदर से यूं कैसे दिख रहा है? Hmm. ये अंदर कॉइल है, ये इधर कॉइल है, ये बाहर दो टर्मिनल लगाए इन्होंने, यहाँ से वायर जोड़ेंगे अपन, जैसे ये रेड और ब्लैक होते हैं ना, ये दो टर्मिनल, ये कॉइल, ये अंदर हॉर्स शू का मैग्नेट, ये बाकायदा ये एक वुडन फ्रेम दिया ताकि सराउंडिंग से कोई नुकसान ना हो। फिर उसके ऊपर ये स्केल लगाई, ये पॉइंटर लगा दिया, ये पॉइंटर घूमेगा इधर या उधर। अब इसको एक डब्बे में बंद कर दिया तो यूं दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है जैसे यहाँ दिख रहा है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और साथ ही साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये रहे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की लिस्ट। एमसीजी इज वेरी एक्यूरेट एंड रिलायबल। बिल्कुल सही बात है। अब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो स्केल भी यूनिफॉर्म हमने बना दी। स्केल यूनिफॉर्म बनाने के लिए तो बहुत कुछ सोचना पड़ा हमको। हॉर्सशू मैग्नेट बनाए हमने खास इसके लिए। सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड से कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बिल्कुल अंदर कन्फाइन है, सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रेटेड है, बीच में आयन कोर भी है, सिलेंडर के शक्ल में उसको लगा दिया गया है तो एक प्रॉपर रोटेशन दे रहा है वो। समझे बात को? Yes. और अच्छा खासा टॉर्क ही डेवलप होता है, उसके वेट रेशियो के हिसाब से अच्छा खासा टॉर्क ही डेवलप करता है। अब कुछ डिसएडवांटेज भी है। अल्टरनेटिंग करंट को इस्तेमाल नहीं करेगा, अल्टरनेटिंग करंट पे यूज नहीं होगा वो। क्यों? सोचो, अल्टरनेटिंग करंट होता फ्लक्चुएट, पोलैरिटी बदलती रहती, तो अल्टरनेटिंग करंट कभी क्लॉकवाइज जाएगा, कभी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अब ऐसा हो तो पॉइंटर किधर जाएगा? राइट को जाएगा, लेफ्ट को जाएगा? Hmm. समझे ना बात को? तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए नहीं जाएगा। फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज ऑफ फास्फोरस ब्रॉन्ज वायर और स्प्रिंग। अच्छा, अब यहाँ फास्फोर ब्रॉन्ज वायर के बारे में मैंने कुछ खास आपको बताया नहीं। ये जो स्प्रिंग हम लोग यहाँ लगा रहे हैं ना, ये वाली, ये बहुत डेलिकेट टाइप के मटेरियल से बनी हुई होनी चाहिए, डेलिकेट स्प्रिंग होनी चाहिए ये। सोचो अगर तुमने यहाँ बहुत टाइट स्प्रिंग लगाई तो वो कॉइल को घूमने ही नहीं देगी, है कि नहीं? Hmm. लेकिन इतनी भी सॉफ्ट स्प्रिंग नहीं रहना चाहिए कि कॉइल घूमे तो वापस ना लाए उसको। जैसे घर में हमारी मदर का नेचर होता है, सॉफ्ट नेचर होता है, लेकिन आप रास्ते से भटके तो वापस भी लाती है वो बेचारी। समझ आ रही है बात? तो फादर का नेचर नहीं है, एकदम ही हार्ड, खत्म, जाने का नहीं किधर। वैसा भी नहीं, जाने का लेकिन वापस आने का। कुछ आ रहा है समझ में? Yes. तो ये स्प्रिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इसको बहुत हार्ड लगा दी, स्प्रिंग बहुत ही हार्ड लगाई हमने, तो वो कॉइल को इनिशियली घूमने नहीं देगा। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए, कॉइल को फ्री लेवल पे घूमने का मौका भी मिलना चाहिए। लेकिन जब हम करंट को बंद कर दें तो उस स्प्रिंग के अंदर इतना टॉर्क रिस्टोर करने वाला, काउंटर करने वाला इतना आ जाना चाहिए कि वो कॉइल को दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाए। तो ये जो स्प्रिंग्स हैं खास, चाहे ये हेलाइकल स्प्रिंग की बात कर लें, यहाँ सादी वाली ऐसी, ये कॉइल को यूं घूमने से बचाएगी, या फिर यहाँ जो ऐसी सर्कुलर स्प्रिंग लगाई, ये कुछ खास मटेरियल से मिलकर बनाई होती है जिसका नाम है फॉस्फोर ब्रॉन्ज। फॉस्फोर ब्रॉन्ज नाम के मटेरियल से ये बनाते हैं। तो नथिंग स्पेशल, बट एक ऐसा मटेरियल है जो डेलिकेट है। इस तरीके की स्प्रिंग बनाया सकता है कि घूमते वक्त वो उसे रुकाए नहीं, लेकिन रुकने पर उसको दोबारा वापस लेके आए। अच्छा, रिस्टोरिंग टॉर्क आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते जरा सोचो। इसलिए क्योंकि आपने अगर वो डिवाइस बना दिया, इंस्ट्रूमेंट बना दिया आपने, तो एक बार अंदर जो आपने स्प्रिंग लगाई, लगा दी, खत्म हो गया ना बात। तो आप इसके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तो इंस्ट्रूमेंट बनाने की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं।
बनाओ कितना भी भारी, 500 एम्पियर करंट भी गया तो कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। नाउ लास्टली द फंक्शनिंग ऑफ एमसीजी में बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज हो जाता है तो कॉइल का रेजिस्टेंस चेंज होगा, कॉइल जो मटेरियल से बनी होगी उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, और रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो वो करंट को अफेक्ट करेगा, करंट को अफेक्ट करेगा तो डिफ्लेक्शन अफेक्ट होगा, मतलब टेम्परेचर से इसमें वेरिएशन आ सकते हैं, बट आमतौर पर रूम टेम्परेचर पर हम लोग जो काम करते हैं उसमें उतने ज्यादा वेरिएशन नहीं आते हैं। दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो थोड़ा बहुत उसकी रीडिंग्स में वेरिएशन आएगा, एरर आएगा। सो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, एग्जामिनेशन में ये 2-2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। This is what I want to explain regarding the moving coil galvanometer, its construction, कैसे बनता है, पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया, राइट फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से शुरू करके सब कुछ बताया, बिल्कुल रफ अरेंजमेंट से लेकर के परफेक्ट अरेंजमेंट तक हम पहुंचते हैं। देखिए इसमें और इसमें कितना फर्क है, और ये सारी कंस्ट्रक्शनल चेंजेस हमने क्यों किए उसके रीजंस भी मैंने आपको बताए। हॉर्सशू मैग्नेट क्यों बनाना, सिलेंडर क्यों रखना, स्प्रिंग क्यों लगाना, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी एक एक करके। लेटर ऑन हमने इसका एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, वर्किंग प्रिंसिपल समझाते हुए कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, मैथमेटिकली कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं, एंड लास्टली हमने ये देखा कि इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं। अब हमें इसकी सेंसिटिविटी पर कुछ बात करनी है और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। सो होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि अगली क्लास में हम इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे। रुक जाए फिर।